60 लाख की आबादी वाले उस देश में पहुंचे योगी जहां 41 सालों तक भारत से चलती थी सरकार। यहां ना कोई आरक्षण ना अलग कानून, देश में एक भी गांव नहीं, पूरे देश में सिर्फ शहर ही शहर। समुद्र के बीच में बसा है पूरा देश, लेकिन योगी यहां पर क्या करने पहुंचे जानते हैं आप? समुद्र के बीच में चारों तरफ से पानी से घिरा ये देश, जहां सिर्फ 60 लाख की आबादी रहती है। इस देश में एक भी गांव नहीं है और यहां रहने वाले सभी लोग सिर्फ शहरों में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस देश में पहुंचे हैं, यहां ना तो जातिगत आरक्षण है और ना ही जात के नाम पर नफरत। यहां मुस्लिम भी रामायण पढ़ते हैं। इस देश में आरक्षण के नाम पर नहीं बल्कि काबिलियत के नाम पर नौकरियां मिलती हैं। यही वजह कि इस देश में दुनिया भर के सबसे काबिल लोग पहुंच रहे हैं और छोटा सा देश होने के बाद भी प्रति व्यक्ति जीडीपी में दुनिया का नंबर 1 देश है और अमीरी में दुनिया के सबसे अमीर देशों में इसका नाम लिया जाता है। भारत से भी इस देश का बहुत गहरा रिश्ता है और 41 सालों तक इस देश की सरकार भारत से चलती रही है। ऐसा क्यों, इसकी वजह आपको आगे बताएंगे। इस देश का नाम है सिंगापुर, लेकिन योगी आदित्यनाथ सिंगापुर क्या करने पहुंचे हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। सिंगापुर भौगोलिक रूप से समुद्र के बीच में चारों ओर से पानी से घिरा है। सिंगापुर केवल एक द्वीप नहीं बल्कि एक ये मुख्य द्वीप है और लगभग 63 छोटे उपद्वीपों से मिलकर बना है। सिंगापुर नाम संस्कृत शब्द सिंगपुर, जिसका मतलब होता है शेरों का शहर, से बना है। कहते हैं इसकी स्थापना एक हिंदू राजकुमार संगनीला उतामा ने किया था, जिनके पूर्वज भारतीय मूल के थे। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी सिंगापुर में ही आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी, जिससे ये भारत की आजादी की लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। 11वीं सदी में दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने भी यहाँ पर राज किया था। उस दौरान सिंगापुर को तेमसेक नाम से जानते थे। 1826 से 1867 तक सिंगापुर सीधे तौर पर ब्रिटिश भारत के अधीन था और यहाँ की सरकार कलकत्ता से चलती थी। लेकिन भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत ने सिंगापुर को अलग देश की मान्यता दी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ सिंगापुर क्यों पहुंचे और यहाँ से क्या लेकर आने वाले हैं। सिंगापुर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी जाति धर्म के नाम पर आरक्षण और सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इंसान की काबिलियत और उसके दम पर नौकरियां और सुविधाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के काबिल लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भारत से भी यहाँ लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। आलम यह है कि गरीबी तो छोड़िए, सिंगापुर में आपको एक भी गांव नहीं मिलेगा। यहाँ भिखारी भी शहरों में रहते हैं और लग्जरी जिंदगी जीते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ के बिजनेसमैनों को यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए योगी प्रेरित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा FDI मिल सके। 2017 में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है, इसलिए ये यात्रा बहुत खास मानी जा रही है। सिंगापुर के बाद योगी जापान भी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर की दिग्गज कंपनियों को उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। गूगल, टेमासेक और डीबीएस बैंक जैसे बड़े समूहों के प्रतिनिधियों से मिलकर डील करेंगे। सिंगापुर अपनी कुशल टाउन प्लानिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी मिशन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योगी एक बड़ा समझौता कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में रह रहे भारतीय समुदाय और उत्तर प्रदेश के निवासियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सिंगापुर में स्थित हिंदू मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला आधिकारिक विदेश दौरा है, इसलिए कुछ बड़ा हो सकता है। इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है और दुनिया भर की नजर भी योगी पर टिकी है, क्योंकि एक साधु भगवाधारी दुनिया के उस देश में डील करने पहुंचा है जो जीडीपी में सबसे आगे है। सिंगापुर में 60 लाख आबादी है, सबसे तेज अर्थव्यवस्था है और यहाँ न गरीबी है और न ही यहाँ कोई गाँव है, सिर्फ शहर शहर यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे में योगी सिंगापुर के साथ क्या डील करके लौटते हैं, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। सिंगापुर की तरह क्या भारत के शहरों का भी विकास होना चाहिए और भारत के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।